टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हर किसी के पास एआई इम्प्लांट्स होते हैं जो उनकी एवरीडे लाइफ में हेल्प करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब ये भी है कि इसको मोनेटाइज किया जा सकता है। तो इचिका को मॉल्स में जाते ही डजन्स ऑफ एड्स फेस करनी पड़ती हैं जब तक वो अपनी प्रीमियम विजन सब्सक्रिप्शन का पेमेंट नहीं करती। फिर एड्स गायब हो जाते हैं और इचिका अपना दिन आगे बढ़ा सकती है। वो अपनी को वर्कर की हेल्प करने आई है ज्वेलरी खरीदने में, इसीलिए अपना एंड्रॉयड असिस्टेंट हेरोल को भी साथ ले आई है। हेरोल के पास लेटेस्ट डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर है तो वो ज्वेलरी चुनने में काफ़ी मददगार है और लगता है उसको कैरिज्मा अपडेट भी मिल गया है क्योंकि एट्रिया की को वर्कर तो उसके लिए बिल्कुल ही क्रेजी हो गई है। कुछ ही मिनट्स में को वर्कर डिसाइड करती है पेंडेंट खरीदना क्योंकि हेरोल ने कहा था कि ये उसके लिए अच्छा लगेगा। अब जब डिसीजन हो गया तो शॉपिंग ट्रिप खत्म। वो अटीरा की कोवर्कर को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ती है और कहती है कि आज बहुत मजा आया, स्पेशली हेरोल के साथ, और वो चाहती है कि वो और ज्यादा टाइम स्पेंड करे हेरोल के साथ। वो कहती है कि अगर चाहे तो उसके लिए ड्राइव शाफ्ट भी ऑयल कर देगी, लेकिन हेरोल को ये सब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है तो वो बस एक ऑकवर्ड हैंडशेक दे देता है। कोवर्कर को लगता है कि इचिका भी शॉपिंग ट्रिप पर थी तो वो इचिका का शुक्रिया अदा करती है और जो कुछ भी ग्रुप चैट में बोला था उसके लिए सॉरी कहती है। लेकिन इचिका को पता नहीं होता इसके बारे में क्या कहना है तो वो बस ये प्रिटेंड करती है कि उसने सुना नहीं और वो दोनों अपने अपने रास्ते पे चली जाती है। हेरोल्ड इचिका से कहता है कि उसकी कोवर्कर ने शायद शॉपिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी ताकि जो उनके बीच हुआ था उसके लिए कंपनसेट कर सके। तो थोड़ा ऑकवर्ड था लेकिन वो अच्छी दोस्त बन सकती है। इसके बाद हेरोल्ड इचिका से पूछता है कि उसने पेंडेंट क्यों नहीं खरीदा अपने लिए ज्वेलरी स्टोर में। इचिका कहती है कि वो नहीं चाहती नया पेंडेंट खरीदना क्योंकि वो उसे अपनी बहन की याद दिलाता है और उसे वो अवॉइड करना चाहती है। हेरोल्ड को ऑनेस्टली शॉक होता है कि इचिका इतनी ऑनेस्ट है क्योंकि वो यूजुअली उसे इग्नोर करती है। उसका सिस्टम थोड़ी देर में प्रोसेस करता है लेकिन वो सोचता है कि ये एक अच्छा चेंज है उसकी यूजुअल बिहेवियर के कंपैरिजन में। तभी दोनों को एक डिटेक्टिव मिलता है जो कहता है कि हेरोल्ड से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है। हेरोल्ड को इंटरोगेशन रूम में ले जाया जाता है जहां उसे बताया जाता है कि वो असॉल्ट और बैटरी का सस्पेक्ट है, लेकिन हेरोल्ड को पता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो डिटेक्टिव के क्वेश्चन सच सच जवाब देता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिटेक्टिव ब्राउन को कन्फेशन चाहिए ही चाहिए तो वो रूम से निकलता है अपने पार्टनर से बात करने के लिए। इचिका भी वहां है क्योंकि वो चाहती है कि वो हेरोल्ड का इंटरोगेशन देखे और उसे समझ नहीं आता कि उन्हें बिना किसी एविडेंस के क्यों रखा गया है। उन्होंने ऑलरेडी हेरोल्ड के मेमोरी फाइल्स चेक कर लिए हैं और वहां कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके किसी भी ह्यूमन को अटैक करने का, तो उन्हें उसे इंटरोगेट करने का कोई हक नहीं है। पर डिटेक्टिव ब्राउन कहता है कि उसके मेमोरी फाइल्स को अल्टर किया गया हो सकता है, इसीलिए अभी भी ये हो सकता है कि उसने क्राइम किया हो। विक्टिम्स ने भी क्लियरली बोला है कि उन्हें एक एंड्रॉइड ने अटैक किया, लेकिन इचिका कहती है कि इससे ये साबित नहीं होता कि हेरोल्ड ही कल्प्रिट है। उसके पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी है जो उसे ह्यूमन को हार्म करने से रोकता है। पर डिटेक्टिव ब्राउन स्टीवन नेम के एक पुराने केस को मेंशन करता है जिसमें एक एंड्रॉइड ने कंट्रोल खो दिया था और एक ह्यूमन को अटैक किया था इस साल के शुरू में। 3 टाइप्स के एंड्रॉइड्स होते हैं, स्टीवन, हेरोल्ड और मार्विन। स्टीवन को एनालिसिस पॉड में रखा गया है और मार्विन बस गायब है, तो वो शायद डैमेज हो गया है। मतलब बस एक एंड्रॉइड है जिसका अभी तक पता नहीं चला और वो है हेरोल्ड। तो डिटेक्टिव ब्राउन पूरी तरह से श्योर है कि कल्प्रिट हेरोल्ड ही है क्योंकि स्टीवन ने भी एक ह्यूमन को अटैक किया था, तो उसके हिसाब से हेरोल्ड भी ये कर सकता है क्योंकि दोनों एक ही कोर प्रोग्राम से बने हैं। इचिका याद दिलाती है कि हेरोल्ड उसके साथ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन ब्राउन कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको हेरोल्ड को इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी परमिशन मिल चुकी है चाहे जितना टाइम लगे। इचिका पूछती है कि क्या वो विक्टिम के दिमाग में डाइव करके हेरोल्ड की इनोसेंस प्रूव कर सकती है, लेकिन हेरोल्ड उसका पार्टनर है। तो ब्राउन कहता है कि अगर वो करेगी तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो कुछ ज्यादा नहीं था। तो वो इंटरोगेशन रूम से बिना हेरोल्ड के निकलने पर मजबूर हो जाती है। फिर वो अपनी कोवर्कर से मिलती है और दारिया को ऑलरेडी पता चल गया था जो कुछ हेरोल्ड के साथ हुआ था, तो वो काफी वरीड है। इचिका उसे बताती है कि डिटेक्टिव को हेरोल्ड को छोड़ने के लिए कन्विंस नहीं कर पाई, लेकिन वो श्योर है कि जो एलिगेशंस है वो गलत है क्योंकि हेरोल्ड कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर भी दारिया को लगता है कि हेरोल्ड को शट डाउन कर दिया जाएगा इस वजह से, लेकिन इचिका कसम खाती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। रात को इचिका इन्वेस्टिगेशन
रूम वापस जाती है और हेरोल्ड ठीक लग रहा है, लेकिन उसका सिचुएशन ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। हेरोल्ड उसे बताता है कि ब्राउन उसे प्रिजन ट्रांसफर करने वाला है जैसे ही वापस आएगा, और वो अभी तक हेरोल्ड की इनोसेंस पे यकीन नहीं कर रहा था। इचिका उससे कहती है कि दारिया उसके लिए बहुत वरीड है और वो नियर बाय होटल में रुककर इस सब के सेटल होने तक वहाँ है। इचिका कहती है कि वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के चीफ से थोड़ा हेल्प भी ले सकती है, लेकिन हेरोल्ड कहता है कि उसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इचिका नोट करती है कि हेरोल्ड काफी काम है एक ऐसे इंसान के लिए जो प्रिजन भेजे जाने वाला हो। तो वो उससे पूछती है क्या उसे इस क्राइम के असली कल्प्रिट के बारे में कुछ पता है। उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि कल्प्रिट मार्विन हो क्योंकि वो अभी तक मिसिंग है, या फिर कोई इंसान हो सकता है जो एंड्रॉयड का इम्पर्सोनेशन कर रहा हो। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद इचिका को लगता है कि किसी इंसान के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल होगा। तभी इचिका को डिटेक्टिव ब्राउन का एक फ्रैंटिकल कॉल आता है। वो पूछता है कि वो अभी कहाँ है। इचिका कहती है कि वो इंटरोगेशन रूम में है हेरोल्ड के साथ, और जब ब्राउन वहाँ पहुँचता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हेरोल्ड पूरे टाइम यहाँ था जब वो गया था। इचिका कंफर्म करती है, लेकिन अगर वो उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता तो हेरोल्ड अंडरपेड इंटर्न की तरफ इशारा करता है जो पीछे कुछ घंटों से उसका ध्यान रख रहा था। जब ये कंफर्म होता है कि हेरोल्ड पूरी टाइम वहाँ था तो ब्राउन को रियलाइज होता है कि उसने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। जब वो हेरोल्ड से कन्फेशन लेने में बिजी था तो असली कल्प्रिट ने एक और इंसान पर अटैक कर दिया था। इस बार जो अनफॉर्चुनेट विक्टिम थी वो थी डुआ। डुआ बच गई, लेकिन वो काफी सीरियस इंजरीज के साथ कोमा में है। लेकिन अटैक होने से पहले उसने हेरोल्ड के वॉच को एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने परमिशन दी थी हेरोल्ड को उसके ब्रेन डाइव करने की। वहीं इचिका एक मीटिंग में होती है जहां डिपार्टमेंट के लीडर सब बैठे होते हैं। चेयरमैन को लगता है कि डारिया पे अटैक हुआ है, वो पिट्सबर्ग इंसिडेंट से रिलेटेड हो सकता है जिसकी वजह से उसके हस्बैंड सैन की डेथ हुई थी, पर बाकी लोगों को लगता है कि इस इंसिडेंट का कोई कोरिलेशन नहीं है। अगले पॉइंट पर चीफ तोतोकी को एड्रेस करता है और कहता है कि अगर हेरोल्ड इस इंसिडेंट का कल्प्रिट भी नहीं है तो भी ये पीआर डिजास्टर बन सकता है। जब पब्लिक को पता चलेगा कि जो एंड्रॉयड इस केस को सॉल्व करने में इन्वॉल्व है वो वही मॉडल है जो स्टीवन था जिसे इस साल के शुरू में एक ह्यूमन को अटैक करते हुए देखा गया था, तो चेयरमैन रिक्वेस्ट करता है कि तोतोकी तुरंत हेरोल्ड को शट डाउन कर दे। ये रिक्वेस्ट बिल्कुल आउटरीजियस है। तो इचिका कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तोतोकी कहती है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल करेगी। फिर वो चेयरमैन को कहती है कि अगर वो ये सोचता है कि वो हेरोल्ड को शट डाउन कर देगी जब उसने कुछ गलत नहीं किया तो वो बिल्कुल पागल है। ये ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है कि हेरोल्ड कोई थ्रेट नहीं है, और जो भी थ्रेटनिंग डिफेक्ट्स उसके प्रोग्राम में हो सकते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल जाते। ये बात सही हो सकती है, लेकिन चेयरमैन सबको याद दिलाता है कि हेरोल्ड लेटेस्ट जनरेशन का पहला एआई है तो उसमें अपनी सोच और अपनी मर्जी से काम करने की शक्ति है। लेकिन एग्नस ये पॉइंट आउट करता है कि एआई को सच में फ्री विल नहीं होता, वो बस एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है जो सोल का आइडिया मिमिक करता है। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी है जो एआई के प्रोग्राम के अंदर नहीं हो सकती। और स्टीवन के केस में ये पता चला था कि उसका सिस्टम एक प्रोग्रामर एलास ने अल्टर किया था। उन्हें लगता है कि एलास इस इंसिडेंट में भी शामिल हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए वो चाहते हैं कि हेरोल्ड को शट डाउन कर दिया जाए। तोतोकी अभी भी रिफ्यूज करती है, लेकिन इचिका चुप नहीं रह सकती। तो वो कहती है कि उनकी डिपार्टमेंट हेरोल्ड को नहीं खो सकती, वो बिना हेरोल्ड के ब्रेन डाइव नहीं कर सकती क्योंकि वो ही एकमात्र इंसान है जो उसके साथ कम्पीट कर सकता है। उसने काफी बार ह्यूमन असिस्टेंट के साथ डाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब वेजिटेबल बन गए थे। हेरोल्ड को हटाना साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के काम को सीरियसली अफेक्ट करेगा और इसीलिए उसे डिस्पोज नहीं किया जा सकता। चेयरमैन ट्राई करता है आर्ग्यू करने का, लेकिन तोतोकी पॉइंट आउट करती है कि उनके डिपार्टमेंट आसानी से क्लूज ढूंढ सकती है जो कल्प्रिट तक पहुंचने में मदद करेंगे। तो वो चाहती है कि इचिका एंड्रॉयड असॉल्ट्स की इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में ले, और उसका बेस्ट चांस दारिया के ब्रेन डाइव में है ताकि वो जान सके कि किसने उसके साथ ये सब किया और क्यों किया। दारिया अभी भी कोमा में है, लेकिन उसने अपनी कंसेंट दे दी थी और उसकी वाइटल साइंस स्टेबल है, तो डॉक्टर ग्रीन लाइट देते हैं ब्रेन डाइव शुरू करने के लिए। इचिका एक केबल अपने और दारिया के बीच कनेक्ट करती है और दूसरा केबल हेरोल्ड को देती है ताकि वो दोनों दारिया के दिमाग में एंटर कर सके। जैसे ही इचिका मेटामॉर्फिक ओशन ऑफ मेमोरीज में डाइव करते हुए आगे बढ़ती है, वो दारिया को देखती है जो बहुत दर्द में लगती है। इचिका को जल्दी करना पड़ता है और इंसिडेंट के रिलेवेंट मेमोरीज ढूंढनी पड़ती है। धीरे धीरे वो मेमोरीज ढूंढ लेती है, और जब दारिया एक एलिवे में जा रही थी तब एक आदमी ने उसे कन्फ्रंट किया था जो हुडी पहने हुए था। उस आदमी ने बिना किसी रीजन के दारिया के पेट में चाकू मार दिया और फिर भाग गया। दारिया बेहोश होने से पहले अपने अटैकर का चेहरा अच्छे से देख पाई थी और वो चेहरा हेरोल्ड जैसा था, लेकिन दारिया समझ गई थी कि वो सच में हेरोल्ड नहीं था।
अपने कॉन्शियसनेस के आखिरी मोमेंट्स में दारिया ने असली हेरोल्ड के लिए एक मैसेज छोड़ा था और उससे कहा था कि वो उसके ऊपर ब्रेन डाइव करे। उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई थी। तो हेरोल्ड इचिका को डाइव से बाहर निकाल लेता है दारिया की सेफ्टी के लिए। फिर वो डॉक्टर से दारिया की कंडीशन का स्टेटस पूछता है और डॉक्टर कहता है कि ब्रेन डाइव की वजह से दारिया की हार्ट रेट थोड़ी स्पाइक हुई थी, लेकिन उसके अलावा वो बिल्कुल ठीक है। दारिया के मेमोरीज से जो कुछ उन्होंने देखा उसके बाद तोतोकी श्योर है कि कल्प्रिट एक एंड्रॉइड था और लॉजिकली वो एंड्रॉइड मार्विन हो सकता है, लेकिन हेरोल्ड को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मार्विन के लेफ्ट चीक पर एक मोल था, लेकिन जो अटैकर था उसके चेहरे पर मोल नहीं था, तो वो मार्विन नहीं हो सकता। पर फिर भी ये मुमकिन है कि मार्विन ने अटैक से पहले अपने मोल को कवर किया हो। फिलहाल उनके पास ज्यादा क्लूज नहीं है, लेकिन एक बड़ा क्लू मिला है। अटैक करने वाले ने जो नाइफ यूज की थी उसके हैंडल पर एक लोगो था और ये लोगो जरूर उन्हें अटैकर्स की पहचान तक पहुंचाने में मदद करेगी। अगली सुबह हेरोल्ड और इचिका क्लूज ढूंढने के लिए साथ में निकलते हैं। जब हेरोल्ड को पता चलता है कि निकोलिया अभी अभी शहर पहुंचा है, इचिका उससे पूछती है कि निकोलिया कौन है, तो हेरोल्ड बताता है निकोलिया दुआरिया का ब्रदर इन लॉ है। और जब उसे उस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो उसने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल में दारिया का ध्यान रखेगा जब तक वो बेहोश है। अलग बात यह है कि हेरोल्ड इचिका का शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि उसने मीटिंग में उसके लिए स्टैंड लिया जब चेयरमैन ने उसे शट डाउन करने का सजेशन दिया था। इचिका कहती है कि वो अकेली नहीं थी जो उसके लिए स्टैंड ले रही थी, क्योंकि तोतोकी भी उसके खिलाफ थी। लेकिन ये बात हेरोल्ड को बहुत खुशी देती है कि इचिका उसके साइड थी। इसका मतलब है कि वो उसकी केयर करती है, कम से कम थोड़ा तो वो पूछता है क्यों तुम अभी भी मेरे लिए थोड़ा वार्म हो गई हो, चाहे मैं एक एंड्रॉइड हूँ। इचिका कहती है कि ये सच हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे पसंद करती है। फिर टॉपिक लौट कर जो एम्बलम को ट्रैक कर रहे हैं वो येलोस्टोन कॉलेज का कोट ऑफ आर्म्स है और जो नाइफ अटैकर ने यूज की थी वो एक गिफ्ट थी जो सारे गार्डिंग स्टूडेंट्स को दी जाती है। इसका मतलब है कि येलोस्टोन कॉलेज का समहाउ एंड्रॉइड अटैक से कोई कनेक्शन है और इसीलिए उन्हें पहले जिसके साथ बात करनी है वो है नोवेल रोबोटिक्स का टॉप रिसर्चर और वो इंसान जो प्रैक्टिकली एंड्रॉइड्स के प्रोग्रामिंग सिस्टम का क्रिएशन करता था, लेक्सी विलो कार्टर।